हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोग का 27 फरवरी को, जी हमें दोस्तों जो 27 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो ये किसी लड़के का पेपर है, प्री बोर्ड पेपर है। मेरे व्हाट्सअप पर लड़के ने भेजा था, तो मैंने देखा कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है जो सीधे सीधे आप लोग के डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप भी अगर अपना पेपर भेजना चाहते हैं मुझे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता दूंगा कैसे आपको भेजना है, तो उसी पे आप लोग जैसे भी हो आप PDF बनाकर भेज देना। चलो यहाँ पे चलो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। देखो जो स्वस्थ नेत्र होती है उसके लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, यानी हमारी आंखें अनंत तक देख सकती है एक तरह से। और निम्नतम मतलब निम्न बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो हमें दूर बिंदु पूछ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्न बिंदु भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो ये 25 सेंटीमीटर आप लोग याद रखिएगा कि निम्न बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलो अगला है सेकंड प्रश्न। आप लोग देख सकते हो कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। देखो ऐसा तो सिंपल एक समतल दर्पण में सीधे सीधे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, संभव है। और एक आप लोग याद रखिएगा उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है, उत्तल दर्पण से भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग का केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों है। तो हम लोग का समतल अथवा उत्तल दोनों दर्पणों द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। चलो थर्ड नंबर प्रश्न क्या है। थर्ड नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखाई दे। थर्ड नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का स्थायी मात्रक है। देखो विद्युत धारा I होता है, I = Q/T, जहाँ Q क्या होता है आवेश, आवेश का मात्रक हम लोग का कुलाम, और बटे में T यानी समय यानी सेकंड। तो कुलाम प्रति सेकंड हम लोग का मात्रक होता है, जिसको हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं और कैपिटल A से डिनोट करते हैं जिसको। तो विद्युत धारा का स्थायी मात्रक एम्पियर हो गया। ठीक, चलो तीसरे के बाद हम लोग चौथा प्रश्न कर लेते हैं। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। देखो वक्रता त्रिज्या क्या है, दूरी है एक तरह से, तो दूरी का मात्रक मीटर सेंटीमीटर सब होता है। तो यह मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा क्योंकि दूरी के मात्रक तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक, चलो अगला प्रश्न है 5 नंबर, देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे आप लोग कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। फर्स्ट है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या हम लोग का फोर्थ ऑप्शन है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। देखो जो सही ऑप्शन होगा ये थर्ड वाला होगा। क्यों होगा, देखो हम लोग का जो उत्तल लेंस होता है उसकी अगर फोकस दूरी जितनी ही कम हो, हम लोग का जो मतलब प्रतिबिंब वो उतना ही आवर्धित होगा यानी बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए इसको चूज करेंगे कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन के अनुसार, ताकि शब्दकोश में लिखा हुआ छोटा अक्षर बड़ा दिखाई दे। ठीक, चलो पांचवा भी क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ओके, जो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। आपने पढ़ा होगा अपना मतलब आप लाइट वाले चैप्टर में, उत्तल दर्पण द्वारा निम्न 2 प्रतिबिंब बनते हैं। आपने वो पूरा का पूरा इसका फिगर बनाया होगा लेंस दर्पण लेकर। तो हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, ये उल्टा नहीं, लड़के ने देखो गलत लगा रखा है, वास्तविक और सीधा। ठीक है, सॉरी आभासी व सीधा, वास्तविक नहीं। वास्तविक तो दर्पण के जो सामने बनता है, दर्पण के पीछे बनता है उत्तल दर्पण में। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर, प्रश्न संख्या 6 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि आभासी व सीधा। ठीक, चलो सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है कि जीवाश्मीय ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत या कोयला। तो देखो जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सब क्या है जीवाश्मीय ऊर्जा के स्रोत है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, तो ये हम लोग का 7 नंबर प्रश्न हो गया। अब चलो इधर आ जाते हैं। अब ये शायद आप लोग का भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से ये सब प्रश्न था। अब इधर शायद आप लोग का केमिस्ट्री या बायोलॉजी से होगा। ओके, देखो यहाँ पे ये आप लोग का अब केमिस्ट्री वाले सेक्शन से यहाँ पे आ गया प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे
फर्स्ट प्रश्न है इसमें, फर्स्ट यानी एक तरह से 8वां इसको बोल सकते हैं। इसमें जो टीचर पेपर बनाया है ये फर्स्ट सेकंड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 8वां मान लो, ये 9वां मान लो, देखो लड़के ने ये टिक कर रखा है 9वां 10वां 11वां। ठीक, तो चलो इस प्रश्न को देख लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, देखो इसमें छोटा सा आप लोग याद रखना कि जो ऑक्साइड, ठीक है, अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाती है, ठीक है, वह क्या होती है कि उभयधर्मी ऑक्साइड होती है। और इसके दो उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक आप जिंक ऑक्साइड, ये दोनों याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा। और ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के एक मतलब दो फेमस उदाहरण है एक तरह से। क्लियर। चलो अगला है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। ओके, अम्ल क्या होता है, जैसे अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, तो इसमें क्या है H+ आयन है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है। तो देखो आपने सक्रियता श्रेणी में पढ़ा होगा कि जो धातुएं मतलब सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित होती है वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो यहाँ अगर हम इन सब में देखें तो जो हम लोग का जिंक होता है ना, वो जिंक इन सब में सबसे मतलब हाइड्रोजन से ऊपर होता है, बाकी ये तीनों हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं। तो इसलिए जिंक क्या करेगा कि जब मतलब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अम्ल कोई भी अम्ल ले ले H2SO4 या HCl, किसी में भी H+ तो आयन रहेगा ही रहेगा। तो ये जिंक H यानी हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर रहेगा, इसलिए जिंक इसके मतलब हाइड्रोजन के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु हो जाएगा तो वो जिंक होगा। क्लियर, इस ऑप्शन के अनुसार। चलो अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। सीधे सीधे आप लोग याद रखना पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम धातु है वो जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्लियर। चलो अगला देखो, साबुन के अणु में होता है, जो साबुन का अणु होता है उसमें क्या होता है हमें ये बताना है। देखो अगर आपने मिसेल संरचना के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आसानी से उत्तर आप लोग देख सकते हैं कि साबुन के अणु में जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ होता है। ये फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न है ये आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। देखो विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछ रहा है यहाँ पे। देखो विद्युत ऋणात्मक तत्व हम कई प्रकारों से देख सकते हैं, आवर्त सारणी के भी माध्यम से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मतलब विद्युत ऋणात्मकता मतलब जिसकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक हो। तो यहाँ इन सब में जो ब्रोमीन है ना, इसकी क्षमता अधिक है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है। देखो दांत में जो दांत का ऊपरी सबसे कठोर भाग होता है उसी को इनेमल कहते हैं, और इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। वो कैसा होता है हमें दिया है कि क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या उभयधर्मी होता है। हमें इन मतलब इन सारे ऑप्शन में से बताना है। तो देखो जो कैल्शियम फास्फेट होता है जो हम लोग दांतों के इनेमल में पाया जाता है वो क्षारीय होता है, एक तरह से क्षारकीय ये जो लिखा है। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं 6 के बाद हम लोग ये तो 6 खत्म, यानी केमिस्ट्री से 6 प्रश्न था आप लोग का, यानी रसायन विज्ञान से, और भौतिक विज्ञान से हमने देखा कि 7 प्रश्न था। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं, यानी 13 प्रश्न हो गया। अब हम लोग का जो प्रश्न बचा ये आप लोग का बायोलॉजी वाले सेक्शन से यानी जीव विज्ञान से होगा। चलो इनको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखो जो फर्स्ट प्रश्न है आप लोग देख सकते हो कि मुकुलन पाया जाता है। ओके, जो मुकुलन है वो किस में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये मुकुलन क्या है, तो देखो मुकुलन जो है ना एक मतलब अलैंगिक जनन की एक विधि है। क्या है, अलैंगिक जो जनन होता है उसकी एक विधि होती है मुकुलन। ठीक है, तो इस ये किस में पाया जाता है, तो ये हाइड्रा में पाया जाता है। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा कि अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर ही ये बीजांड होता है। ठीक है, और ये पुंकेसर और वर्तिका या वर्तिकाग्र, ठीक है, ये मतलब झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये लड़के ने ये टिक लगाया है, गलत है, ये अंडाशय होगा। ठीक है, कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय। ठीक,
चलो हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें थर्ड दिया लेकिन ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 1 2 3 से देखें तो देखो क्या है कि एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है। देखो खाद्य श्रृंखला मीन्स जैसे अगर मान लो मैं पादप से स्टार्ट करता हूँ, पौधों से स्टार्ट करता हूँ पादप से, तो पादप को कौन खाता है? मान लो खरगोश खाता है, ठीक है। खरगोश खरगोश को कौन खाता है भाई? तो खरगोश को मान लो सांप खा जाएगा। और सांप को कौन खाएगा भाई? सांप को एक तरह से मान लो बाज खा जाएगा, ठीक है। और बाँझ अंत में मर जाएगा तो फिर इसको जीवाणु खा जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया है। तो इसमें एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है किससे? तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, सिंपल ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये मांसाहारी द्वारा, ऐसा थोड़े है कि मांसाहारी द्वारा, ठीक है। चलो ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, ये इसमें दिया लेकिन ये 17 नंबर प्रश्न है। 1 2 3 हम लोग शुरू से गिने तो ठीक है, कि भोजन को निगलते समय इस घाटी द्वारा यानी वायु मार्ग से जाने से रोकता है। देखो आप सब लोग जानते हो कि हम लोग की जो ग्रास नली होती है, यानी भोजन वाली नली और एक नाक वाली नली होती है, जाकर कहीं गले के नीचे एक ही जगह पे मिलती है दोनों की दोनों। तो उसमें जो हम लोग का भोजन हम लोग निगलते हैं, तो उस भोजन को मतलब उस वायु मार्ग में जाने से कौन रोकता है? तो देखो वहीं पे एक तरह से एक फाटक लगा होता है, एक तरह से हम समझ लो आप लोग, जिसको घाटी ढक्कन भी बोलते हो, एपिग्लॉटिक्स वही रोकता है, ठीक है। वही हमें रोकता है भोजन को जाने से वायु मार्ग में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हैं, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग आगे प्रश्न कर लेते हैं, और 2 3 थे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 18वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से परिहितैषी क्रियाकलाप है। देखो परिहितैषी मीन्स जो इकोसिस्टम के मतलब साथ हो, मतलब जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग। तो ये तो भाई पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगा, प्रदूषण होगा, तो ये नहीं होगा। खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का ये भी नहीं होगा भाई, प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन ये भी नहीं होगा। कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा डी ऑप्शन की सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो ये हम लोग ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ये वाला। चलो हम लोग का ये 5 नंबर भी हो गया। 5 नंबर एक तरह से बोले तो 18 नंबर। अब 19 और 20 दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ ये प्रश्न है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहा जाता है। ओके, एक पुष्प है उसके स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है, यहाँ काग्र होगा, वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है, या बीजांड कहा जाता है। हम लोग का ये क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर बताना है। तो अगर आप बता सकते हो तो आप कमेंट में लिख भी देना। देखो अगर मैं बात करूँ एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ये वर्तिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये वर्तिकाग्र क्या होता है? ये अग्रभाग होता है, ठीक है। ये और अंडाशय ये मतलब ये अंतिम वाला भाग होता है, और इसके अंदर बीजांड होता है, ठीक है, या जिसको अंड भी बोलते हैं, ठीक। चलो तो ये हम लोग का ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 7 नंबर की। अलावण जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच पराग कौन सा होता है? ठीक है, देखो ऐसा पीएच पराग जो मतलब अम्ल और क्षार के लगभग बीच में स्थित हो, ठीक है, वही मतलब सबके लिए उपयोगी होगा, हमारे लिए भी उपयोगी होगा। जैसे हम लोग का ब्लड का एक तरह से देखे तो हम लोग का 7.4 होता है हम लोग का ब्लड मानव ब्लड का पीएच मान लगभग, ठीक। तो इसी के करीब 6.5 से 7.5 यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यही मतलब सफिशियंट होता है, जैसा हम लोगों के लिए भी, पौधों के लिए भी, जीवों के लिए भी, ठीक। तो ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने शुरू के 20 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिनको कर लिए। ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में देखना कई थे इसी से, मतलब इसी से सेम टू सेम डिट्टू देखने को मिलेंगे। तो ये सबको आप लोग तैयार कर लेना। बाकी इसमें ये बहुत सारी ये प्रश्न भी हैं ये सब्जेक्टिव टाइप के, तो इसमें देखो सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं देखूँगा कि जो जो इम्पोर्टेंट है तो उसको मैं मतलब एक एक वीडियो में लेकर करा दूंगा, ठीक। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप ये पेपर भेजना चाहते हैं तो लिख लीजिए मेरा नंबर, ये 85 42 86 64 46। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, और इस पर PDF बनाकर अपना जो भी प्री बोर्ड का पेपर है उसको भेज सकते हो। मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, देखूंगा अगर इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी उसमें मस्त मस्त क्वेश्चन होंगे तो मैं तभी उसका सॉल्यूशन करूंगा। और PDF बनाकर आप भेजना, ऐसा नहीं कि फ़ोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो धुंधला धुंधला आ जाएगा, ठीक।
तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।